कहाँ से इब्तिदा कीजिए। दिल्ली के एक शायर हुए सुधा खादक, उनका शेर है कि कहाँ से इब्तिदा कीजिए, शुरू कीजिए। कहाँ से इब्तिदा कीजिए, बड़ी मुश्किल है दरवेशों, कहानी हिंदी की है और मजमा नॉर्थ है। माननीय अतिथिगण, माननीय अध्यापक महोदय श्री कुमार राजेश्वर, इस संस्थान के महनीय कर्मचारी एवं मेरे हिंदी भाषी सहपाठियों, सबसे पहले तो आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, इस देश में जब भी अर्थव्यवस्था की बात की जाती है, इकोनॉमी की बात की जाती है, हम इंग्लिश में बात करते हैं। जब भी राज्य व्यवस्था की बात की जाती है, पॉलिटी की बात की जाती है, हम इंग्लिश में बात करते हैं। लेकिन इस देश में जब भी प्रेम की बात की जाती है, मोहब्बत की बात की जाती है, तो हम हिंदी में बात करते हैं। हिंदी की मैं साहित्य की एक छोटी सी परिभाषा दे दूं। मैं बॉटनिकल गार्डन गया, मेट्रो स्टेशन है वनस्पति उद्यान, तो वहाँ पे एक छोटा सा पौधा था और उसमें एक सुंदर सा फूल लगा हुआ था। तो मैंने पास वाले व्यक्ति से पूछा कि साहब ये कौन सा फूल है? तो उन्होंने कहा कि दिस इज लिली। आप साहित्य की खूबसूरती देखें, तो उन्होंने कहा कि दिस इज लिली। तो मैंने जो वहाँ के विशेषज्ञ थे, मैंने उनसे पूछा कि साहब ये कौन सा फ्लावर है? तो उन्होंने कहा कि दिस इज लिलियम कैंडिडम, साइंटिफिक नेम। लेकिन मैंने जो अदब के लोगों से पूछा, जो साहित्य के विद्यार्थी से पूछा, तो उन्होंने कहा दिस इज द क्वीन ऑफ द गार्डन। ये खूबसूरती है साहब। आप जब इतिहास की क्लास में गए, तारीख की क्लास में गए, तो आपके प्रोफेसर, आपके उस्ताद ने आपको पढ़ाया कि बाबर कहता था, अकबर कहता था। लेकिन जब आप अदब की क्लास में आए, साहित्य की क्लास में आए, तो सर ने कहा कबीर कहते हैं, निराला कहते हैं, दिनकर कहते हैं। जो सितंबर को टेस्ट था हमारा, मैंने भी लिखा, क्योंकि मैं प्रतिभावान छात्रों की कसौटी पर खड़े नहीं उतरता, तो मेरा पहले टेस्ट हो गया था। तो मैं वेट कर रहा था रिसेप्शन पे, अरुणेश जी रिसेप्शन पे बैठते हैं सर हमारे। तो एक दोस्त आए हमारे, मैंने उनसे पूछा, मेरी आदत है सबसे बात करने की, तो मैंने उनसे पूछा कि साहब टेस्ट कैसा गया आपका? तो उन्होंने कहा कि मेरी प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा जो है वो इंग्लिश से हुई, इंजीनियर बना, नौकरी किया, वो भी इंग्लिश से हुई, हिंदी में उतनी रुचि नहीं आ रही, क्रमशः सुधार हो जाएगा। वो चले गए, मैंने अरुणेश से बात करा, उन्होंने एक बहुत अच्छा बात कहा था। उन्होंने कहा कि जब तक आप हिंदी को, इंग्लिश को, बंगाली को, उर्दू को, जब तक आप विषय समझते रहेंगे, तब तक परेशानी होगी। जिस दिन भाषा बना लेंगे, उस दिन सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इस महोत्सव से एक तो ये तय हो गया कि हिंदी अब वैश्विक उत्सव धर्मिता की भाषा बन गई है। लेकिन हमें रूढ़िवादी विचारधाराओं का खंडन करना होगा साहब, कि एक तो इसके तहत ये है कि पहले हम हिंदी कवि और लेखक को मुफलिसी में मरने देते हैं और उसके बाद मनोरम मंथन करते हैं। क्या इस देश को इस बात पर दुख नहीं करना चाहिए कि हमने निराला को यूं ही जाने दिया? और जब नागार्जुन ने याद किया निराला को, तो देखिए ऐसे याद किया कि बाल झगड़े दृष्टि पैनी, बाल झगड़े दृष्टि पैनी, फटी लुंगी नर्द तर, किंतु अंतर दीप्त था आकाश सा उन्मुक्त मन, उसे मरने दिया हमने, रह गया घुट कर पवन, अब भले ही याद में करते रहो सौ सौ हवन। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि साहित्य की दरगाह पर आपने अपने चिराग जलाए, अपने हिस्से के चिराग जलाए। लेकिन एक बात मैं बता दूं साहब, भाषाएं और माताएं सामियानों से बड़े नहीं, बेटियों और बेटियों से बड़ी। वो पीछे हमारा बैठा हुआ भाई कोई प्रेमचंद कल बन जाए, ये बहनें बैठी हुई हैं हमारी महादेवी वर्मा बन जाए, अपनी पीड़ा में इतनी आत्ममुक्त महिला मैंने तो नहीं देखा। कोई महादेवी वर्मा बन जाए, निराला बन जाए, हिंदी का विकास हो जाएगा, साहित्य का विकास हो जाएगा। लेकिन साहब हमारी दीप्ति लुप्त हो चुकी है, आत्मबल कमजोर हो गया हमारा। हमने आत्मबल को कहाँ ढूंढने की कोशिश की है? कपड़ों में, हमने भाषा में। साहब ओएलएक्स पर एक ऐड आता है टीवी पर, आपने देखा कि एक लड़की ऑफिस में होती है, उसके पति मैसेज करते हैं कि अंजलि आज मैं तुम्हें लेने नहीं आ पाऊंगा, मीटिंग में देर हो जाएगी, तुम घर आ जाना टैक्सी पकड़ के। रात को रेलिंग पर चाय पीते हुए वो कहती है कि सुशांत, मैं शादी से पहले ज्यादा खुश थी, ज्यादा आजाद थी। सुबह सुशांत जो है वो एक पुरानी ओएलएक्स पर कार खरीद कर गिफ्ट करता है और कहता है ये लो तुम्हारी खुशी। आपका नाम सुशांत तो नहीं है? ये लो तुम्हारी आजादी, ये लो तुम्हारी खुशी, ये लो तुम्हारी आजादी। सर मैं नहीं रिवाइंड नहीं, ये लो तुम्हारी खुशी, ये तुम्हारी आजादी। तो सर आत्मबल हमारा इतना कमजोर हो गया है कि हम
क्या एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी को कार नहीं दे सकते वो अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता? क्या अपने बेटे को जो महंगा खिलौना देते हैं वो उससे प्यार नहीं करता? तो साहब हमें इनसे तो ऊपर उठना होगा और आपको और हमको बनना होगा। ऐसा नहीं किसी के भरोसे। जाने लगे बुद्ध तो आनंद ने उनसे कहा, आनंद बुद्ध के हमेशा साथ है। आप देखेंगे जो भी बुद्ध का संवाद हुआ है वो आनंद के साथ ही रहा। आनंद जो है वो बुद्ध के बुआ के लड़के भी थे। तो उन्होंने कहा कि जब जाने लगे बुद्ध तो उन्होंने कहा, आप जा रहे हैं, मेरा जीवन कैसे बीतेगा? मैं तो सदा आपकी सेवा में रहा, सदा आपकी चटाई बिछाई, आपके खाने का इंतजाम किया, आपका सेवा किया, आप जा रहे हैं। तो बुद्ध ने कहा कि एक वाक्य कह जाता हूँ, ये तुम्हारी जीवन की व्याख्या करेगा। बुद्ध ने कहा कि अब तो दीपो भवा, बी योर लाइफ योरसेल्फ। अंग्रेजी में एक फ्रेज है कि इफ यू आर कंफर्टेबल विद योरसेल्फ यू मे बी कंफर्टेबल विद द होल वर्ल्ड। यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुर्म भी सब अंधकार कर लेता है। साहब मैंने भी इंग्लिश से पढ़ाई की, ऐसा मेरी भी माध्यमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, हाई स्कूल बीएचयू में था, वहां भी इंग्लिश में था। लेकिन इंग्लिश से मुझे सामान्य मोहब्बत हुई। अब जीवन तमाम कितनी भी खूबसूरत हो जाए, मेरी माँ से खूबसूरत नहीं। तो हिंदी है, हाँ ये मेरी रचना आप देख लें, थोड़ी दूरी सी आ गई है, थोड़ी दूरी सी आ गई है। शायद इसलिए पूरे साल में एक ही दिन मुकर्रर किया गया मेरी माँ के लिए, मेरी माँ हिंदी के लिए। बड़े रंग बिरंगे सामियाने लगते हैं, खूब याद किया जाता है दिनकर और निराला को। मुंशी जी तो रोल मॉडल बन चुके होते हैं, शाम तक बाबा की तस्वीरें पोस्ट होने लगती हैं, लेकिन बस रात अगली सुबह फिर वही अंग्रेजी में खत, गुड मॉर्निंग एंड हैव अ नाइस डे। अब इन्हें कौन समझाए कि ये मातृभाषा है, हमारी मातृभाषा है। जुबान से निकले तो प्रेम उमड़ पड़ती है, रंग रूप दशा दिशा का तो 2 शब्द में ही पता लग जाता है। जुबान से निकले तो प्रेम उमड़ पड़ती है, रंग रूप दशा दिशा का तो 2 शब्द में ही पता लग जाता है। कोई दूर खड़ा अनजान अगर निराला की कविता पढ़ दे तो उससे मेरी नजर भी मीठी से लगने लगती है। कोई दूर खड़ा अनजान अगर निराला की कविता पढ़ दे तो उससे मेरी नजर भी मीठी से लगने लगती है। तो इन्हें कौन समझाए कि थोड़ी फकीरी तो है जबान में, लेकिन बड़ी बरकत है इसमें। बहुत शुक्रिया। मैं एक आपका पोएम सुनाना चाहता हूँ। मुक्त पवन 10 दिशा मन मेरा पहुंचा मेरे गांव, स्वागत किया स्टेशन ने, गलियों ने खबर किया सलाम। वहीं बैठे बूढ़े दादा ने पूछा मेरा हाल, झुककर उनके चरणों में मैं बोला प्रणाम। बोले दादा क्या है हाल? मैं बोला दादा घर की आई याद। फिर बोले दादा फिर जाओ घर, माँ देखती होगी आप। चौखट पर माँ को बैठा पाया, शायद कर रही है मेरा इंतजार। देखा मुझको गीले नैनों से, जुग जुग गीले का दिया आशीर्वाद। अंत में लेकर मुझको बोली, कर रही थी तेरा कब से इंतजार। पवन ने आकर झोंका मारा, तब जाकर मेरी कदराहट हुई, अभी कोस तो गई। परम श्रद्धेय मां शारदा हुए आयोजन तथा स्वयं को प्रणाम करते हुए आज आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे नहीं लगता कि हिंदी दिवस एक दिन मनाने की कोई चीज़ है, और हम लोग इस लेवल पर आ गए हैं, मतलब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ऑप्शन हमारा हिंदी साहित्य विषय है हमारा। तो इस लेवल पर आकर के हिंदी दिवस मनाने के लिए एक दिन याद करना हिंदी के लिए, मैं इस प्रोजेक्ट को नहीं समझती हूँ। हिंदी हमारे रग रग में बसी हुई है। मैंने हिंदी के लिए कुछ 2-4 पंक्तियां लिखी हुई हैं, आपके सामने रखना चाहूँगी। आज तुम्हारा प्रभाव जगत में माना, जब तेरी मदद से मैंने लिखना जाना। बचपन में तुझसे थोड़ी सी रंजिश थी, क्योंकि महज 5 अंक के लिए पूरी शीट पढ़ती थी। तो 9वीं 10वीं में तुझसे नाता तोड़ा, संस्कृत और फिजिकल एजुकेशन को पढ़ डाला। पर पता नहीं था कि साथ तेरा मुझको मुझ में ही एक हलकत से मिलवाएगा, और उदास तूने वो हर जज्बात जो मुंह से बाहर चाहे कर भी ना आएगा। तूने काफियों को कुछ ना से सब कुछ बनाया है। हिंदी तूने काफियों को कुछ नहीं से सब कुछ बनाया है। हिंदी तूने हर मंच पर हमें अव्वल करार दिलाया है। कुछ दिन पहले की बात है, मेरे रिलेटिव रहते हैं दिल्ली में। मैं उनके घर गई हुई थी, तो उनका एक छोटा सा बच्चा था। मैंने उससे पूछा कि आपका नाम क्या है। एज यूजुअल जो लड़कियां होती हैं वो थोड़ा सा बच्चों के साथ ज्यादा घुल मिल जाती हैं। तो मैंने उससे बहुत प्यार से पूछा कि आपका नाम क्या है। तो उसके पेरेंट्स मुझसे बोलते हैं आप इससे इंग्लिश में बात कीजिए, इसको हिंदी समझ में नहीं आता है।
तो मुझे उस टाइम बहुत बुरा फील हुआ कि आज हमारे, मैं वैसे हिंदी को ये नहीं मानती कि हिंदी की बुरी दशा आ गई, उस दिन तक नहीं मानती थी, पर उस दिन मुझे पहली बार लगा कि वाकई हिंदी का जो पहले जो उसका रूहानियत होती थी वो थोड़ा सा कम होती जा रही है। तो उस दिन मैंने हिंदी के लिए कुछ लिखा था, प्यारी हिंदी, तुम्हारा अपमान सहन नहीं होता, काश तुम दरोगा होती जो बार बार अशुद्धियां लिखते उन्हें हवालात दिखाती, काश नेताओं के माफिक तुम भी धरना और बंद प्रथा बंद कराती, जो अपमान करते तुम्हारा उनका चक्का जाम करती हो। तुम कुछ नहीं कहती, इसका ये मतलब नहीं है कि अपमान हो तुम्हारा, जिनकी वेदना की तुम आवाज बनी, कुछ खुशी से गुनगुनाए तो तुम सांस बनी, कभी सोने के पन्नों में खेला करती थी, आज चंद हरफों की मोहताज करती, तुम कभी तरन्नुम तो कभी तरानों में थी, प्यार में लिखे अफसानों में थी, यौवन के मधुर संगीत में थी तुम, इश्क में तड़पे तुम उनकी जुबानों में, अंतर्वेदना के गहन दर्द से रोती तुम अब चित्कार रही हो, सब भूल रहे हैं तुमको अब, और बेबस तुम निभा रही हो। थैंक यू। तो आज हिंदी दिवस की इस श्रृंखला पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हिंदी दिवस की, और मंचा से जितने भी मेरे अतिथि हैं और मेरे गुरुवर, इनके चरणों में सादर वंदन। और आज हम सभी लोग हिंदी दिवस की श्रृंखला पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो वैसे तो मेरे से पूर्व जिन लोगों ने कहा है हमसे मंच से, तो उनके अंदर मैंने देखा कि उन्होंने मुझसे भी ज्यादा अच्छा करने का प्रयास किया। मैं सोचता हूँ कि हर व्यक्ति का अपना दर्शन होता है, जैसे खुशबू जी ने कहा, और जहाँ तक कि समीर जी जो पहले यहाँ मंच पे आ चुके हैं, उनका संचालन कौशल जो था वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत उम्दा उन्होंने प्रदर्शन किया है। अब हिंदी के लिए मैं एक पंक्ति कहूँगा। बचपन में संस्कृत में मैंने 4 पंक्तियां पढ़ी थी कि सूरज सुबोधा विश्व मनोज्ञा ललिता हृदय रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा देव क्लिष्टा नाचा कन्या। ये संस्कृत में मैंने पढ़ी थी। तो मेरा क्या है, मॉडिफिकेशन का काम कुछ ज्यादा चलता है, तो मैं वैसे तो मौलिक कानों की रचना करता हूँ पर मॉडिफिकेशन कर लेता हूँ। तो मैंने इसमें मॉडिफिकेशन किया है और फिर से मॉडिफाइड अपनी पंक्तियां सुना रहा हूँ कि सूरज सुबोधा विश्व मनोज्ञा ललिता हृदय रमणीया और भारत वाणी हिंदी भाषा देव क्लिष्टा नाचा कन्या। तो आज मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आप लोगों से, वैसे सर मैं माफी चाहूंगा शब्द सीमा का शायद उल्लंघन हो जाए तो जो हिंदी भाषा की जो क्लिष्टता है इसके बारे में कुछ शब्द आप लोगों से कहना चाहता हूँ। हिंदी जो है वो मैंने कभी भी उसको ना तो कठिन माना है और आप लोगों को भी नहीं मानना चाहिए। मैं एक अपना पूर्व अनुभव आप लोगों से यहाँ मतलब बताना चाहता हूँ। जब मैं एसएसबी की कोचिंग करता था भोपाल में, तो हमारे मतलब जो सर थे प्राउड मेंटर, वो एक्स मतलब इंडियन आर्मी में रह चुके हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एमपीएस सर, और उनका मैं बड़े गर्व से नाम लेता हूँ आज भी। तो जब वो आते थे तो बोर्ड पे आने से पहले वो प्ले बोर्ड पे जो एक वाक्य लिखा रहता था, हालांकि वो इंग्लिश में होता था, लेकिन उस वाक्य से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। वहाँ लिखा रहता था कि प्रैक्टिस मेक अ डॉग परफेक्ट नॉट अ मैन। इस बात से आप बहुत सारी चीजों का अंदाजा लगा सकते हो, सबके समझने का तरीका अलग हो सकता है। तो मैंने वहां से यही सीखा कि अगर भाषा को हम सीखने की कोशिश करेंगे तो संभव नहीं है, कठिन हो सकता है, लेकिन अगर आत्मसात कर लेंगे तो बहुत बेहतरी की तरह से रग रग में हिंदी बस जाएगी। और वही मैंने करने की कोशिश की। और गुजारिश मेरी सारे जितने सहपाठी हैं और जितने लोग हैं जो हिंदी और भारतवासी लोग हैं, सभी से यही गुजारिश करता हूँ कि आप हिंदी को सीखे ना, आत्मसात कर लें। क्योंकि कुत्ता जो होता है उसे हम सिखाते हैं तो उसे कहते हैं कि आप बॉल लेके आओ, बार-बार, है ना, बॉल लेके आओ, आग में से कूद जाओ, कूद जाएगा, क्योंकि उसने सीखा है। लेकिन हम इंसान हैं, हमारे पास में बुद्धि जैसा तत्व है, तो हमें उसका उपयोग करने के लिए सीखना नहीं, आत्मसात करना है। मैं आपसे कहूँ कि आप मान लीजिए कि आप दिन भर पढ़ाई कीजिए या आप अच्छी चीजों में लगे रहिए, साहित्य लिखिए या कुछ भी जो आपकी रुचि से थोड़ा विपरीत है, आप नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारी प्रवृत्ति कुछ ऐसी होती है कि हम उस चीज के विपरीत जाने की कोशिश करते हैं और उत्तेजित रहते हैं कि बिल्कुल इसके विपरीत ही जाना है। इन्होंने जो कहा है, जैसे हम देखते हैं कि कई जगह से बोर्ड पे लिखा होता है कि यहाँ ये चीज नहीं करना है, तो उसकी जगह वो चीज होता ही है। वो क्यों होता है? क्योंकि प्रवृत्ति से हम लोग ग्रसित है।
इंसान की तरह ही बदल जाए, प्रवृत्ति बदलने में बहुत लंबा समय लग जाता है। तो मैं आप लोगों से हिंदी को आत्मसात करने की गुजारिश करता हूँ। मेरी एक लंबी कविता है, हालांकि बहुत बड़े बड़े कवि महोदय और बहुत अच्छा साहित्यकार हुए तो उनके आगे फिर कुछ भी नहीं हो, फिर भी एक लंबी कविता मैंने लिखी है, उसका शीर्षक है परिंदों की उड़ान। आज से कुछ दिन पूर्व शिक्षक दिवस की संध्या पर भी हम लोगों ने उस पर चर्चा की थी, तो वहां मैंने सुनाया था, शायद आप में से कुछ लोग उपस्थित होंगे जिन्होंने सुना होगा। तो उसका शीर्षक है परिंदों की उड़ान। मुझे परिंदों से बहुत प्यार है, क्योंकि आजकल तो मतलब मैं दिल्ली के परिदृश्य से देख रहा हूँ कि परिंदों में भी जान बची नहीं है, तो उसी से मैंने शीर्षक लिया है। तरन्नुम के साथ मेरा खुद की मौलिक रचना है और तरन्नुम में इसका मैंने भी बनाया है, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ। उसका अंतरा इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि वो बहुत ही क्लासिफाइड और डाइवर्सिव रचना है, मतलब उसमें विविध विषय, जैसे हम हिंदी में हर बार पढ़ते हैं कि विविध विषय होते हैं, तो उसके मुक्तकों में आपको विविध विषय मिल जाएंगे। हर एक चीज के लिए एक पर्टिकुलर मुक्तक मैंने लिखा है उसमें। तो उसके शीर्षक से शुरुआत करता हूँ, फिर हिंदी को समर्पित मेरा अगला अंतरा वो आपको मैं सुनाऊंगा। तो परिंदों की उड़ान हम शुरुआत करते हैं, और मैं आपसे कोई गुजारिश नहीं चाहता हूँ कि आप तालियां बजाएं, आप खुद बजाएंगे जैसे ही आप लाइन समझें, ठीक है। तो तरन्नुम के साथ शुरू करते हैं कि परिंदों की उड़ानों में ना बात दिखती है। मेरी बात छूट लगे, किसी दिन सुबह में घूमने जाना, वहां कहीं भी बैठ के देख सकते हो कि जहाँ परिंदों के गांव में लाखों और हजारों की संख्या में झुंड होते थे, आज वो 2-4 अकेले टहलते हुए दिखते हैं। उसी को शीर्षक देते हुए मैंने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। हालांकि इसका मूल जेनर जो है वो श्रृंगारिक है, कविता, तो आप उस चीज पे भी ध्यान दें कि परिंदों की उड़ानों में ना बात तो दिखती है, नहीं कोई रांझा दिखता है, नहीं कोई हीर दिखती है। श्रृंगारिक है, पहले ही बोल दिया था, तो हंस भी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन गरिमा बनाए रखे हो, मैं भी यही चाहता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं कि परिंदों की उड़ानों में ना बात दिखती है, नहीं कोई रांझा दिखता है, नहीं कोई हीर दिखती है। बहुत घबरा चुके हम भी अपनी प्रेम कहानी को, जिसे हीरा समझते थे वो अब बेमोल दिखती है, जिसे हीरा समझते थे वो अब बेमोल दिखती है। इसका जो अगला अंतरा है हिंदी के लिए, शायद मुझसे जीवन में एक बहुत बड़ा काम हो गया, जो शायद मेरी, जिसको कहते हैं क्षमता से भी परे था, और जो अगला अंतर मैं आपको सुना रहा हूँ वो यही काम था कि मेरी क्षमता से परे कुछ लिखा गया मुझसे। तो उससे उन लाइनों को उस सुनने के लिए थोड़ा सा गंभीर आपको बनना पड़ेगा, और आप लोग हैं क्योंकि आप लोग हिंदी साहित्य में विद्यार्थी हैं, सारे शब्द तत्सम है, पर कोई शब्द नहीं है। इस चीज को ध्यान रखते हुए मैं आगे सुना रहा हूँ। हिंदी के सम्मान में बनती है, एक बार हिंदी के सम्मान में आप लोग ताली बजाइए, मेरे सम्मान में। अलंकृत है, विभूषित है, वागीशों से वंदित है। अलंकृत है, विभूषित है, वागीशों से वंदित है। विलक्षण है, विचक्षण है, रसों सी सुगंधित है, और प्रतिष्ठित है, प्रगल्भित है, शाश्वत शान हिंदी की। प्रभु को समर्पण से बागबारा प्रबंधित है। काम शायद हो गया, एक ईश्वरी कृपा होती है आप पे, तो कुछ ऐसे काम हो जाते हैं, जो मुझसे ये काम हो गया। और जहाँ पे नारी सशक्तिकरण जैसी कुछ बातें भी की मैंने, हमारी महिला मित्र सब आई और उनसे मैंने सुना, तो बहुत अच्छा नहीं लगा मुझे। मैं भी इस मुद्दे के बहुत ज्वलंत पक्ष में हूँ, क्योंकि हम अगर मान लीजिए किसी चीज का सृजन कर रहे हैं तो उसका जो मूल विषय होता है वो हमसे जुड़ी हुई रचनाएं और हमसे आसपास की घटनाएं, उन्हीं से प्रेरित होता है। तो मैंने भी अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी है, और घटनाएं हमारे जीवन में एक अमिट छाप छोड़ जाती है, जिसको हम भुला नहीं पाते। मान लीजिए आपका कोई बहुत प्रिय मित्र है और किसी कारण से आप लोग अलग अलग हो गए हैं, तो आपको समय समय पर जब उसकी जरूरत महसूस होती है तो आपकी स्मृति में उसकी बिल्कुल आपको याद आना तय है। तो उन्हीं चीजों को देखते हुए मैं मानता हूं कि आज का ज्वलंत मुद्दा नारी सशक्तिकरण है। अभी 2 दिन पहले की एक तरोताजा मुक्तक रचना, केवल 4 लाइन है, सुनाता हूं कि हम देखते हैं हर जगह यौन हिंसा और इस तरह की नारी हिंसा की बात होती है। तो उस पर मैं बहुत विडंबना भाव से मुझसे ये लाइनें लिखा गई, वो आपको सुना रहा हूँ कि बेटी की रौंदा जाता है अक्सर बेटियों को, रौंदा जाता है अक्सर बेटियों को,
अखबारों की यही कहानी है। दैनिक जागरण से लेकर कोई अखबार आप देख लो, 1500-5000 तक की जो जितनी कैटेगरी के जितने वैरायटीज के अखबार है, सब में ये 2-4 पेज में ये खबरें होती है कि रोंदा जाता है बेटियों को, रोंदा जाता है बेटियों को अक्सर, अखबारों की यही कहानी है। रोंदा जाता है बेटियों को अक्सर, अखबारों की यही कहानी है। और बलात्कार और दुर्व्यवहार अमानवीयता की यही निशानी है। बलात्कार और दुर्व्यवहार अमानवीयता की यही निशानी है। अगर हम ऐसे कुकृत्य कर रहे हैं तो हमसे बड़ा अमानवीय कोई व्यक्ति नहीं है। उसी प्रेरणा भाव से मैंने ये लिखा। अब आपको एक और श्रृंगारिक कविता मैं सुना देता हूँ, जो कि समकालीन कविता के जेनर में है बिल्कुल। और ये लव एट फर्स्ट साइट जो होता है, जिसको हम पहली नजर का प्यार कहते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ तजुर्बेकार होंगे, उन्होंने इस चीज का अनुभव भी किया होगा। तो बेशक मैं अब तक अपने विचार पहुंचाना चाहता हूँ। तो कविता जो है वो मतलब पहली नजर का प्यार है, उसका शीर्षक है, इसमें विशेष नहीं है, बस उसके भाव आप समझिए कि उनसे कह दो कि मुझे सताना छोड़ दे, उनसे कह दो। आज की इस बात के लिए मेरी 2-3 पुस्तकें तो बिल्कुल आभारी रहेंगी। तो उनसे कह दो कि मुझे सताना छोड़ दे और ये दूसरों के साथ रहकर हर पल जलाना छोड़ दे। उनसे कह दो कि मुझे सताना छोड़ दे और ये दूसरों के साथ रहकर हर पल जलाना छोड़ दे। याद तो करते इनकार मुझसे मोहब्बत नहीं, ये गुजरते हुए देख मुझे पलटकर मुस्कुराना छोड़ दे। मतलब आप सभी लोग इसमें महारत हासिल किए समझ पा रहा हूँ। तो या तो करते इनकार मुझसे मोहब्बत नहीं, या गुजरते हुए पलटकर देख मुझे मुस्कुराना छोड़ दे। कर दे दिले बयां जो छुपा रखा है तूने, कुछ कर दे दिले बयां जो छुपा रखा है तूने, इशारों में हाले दिल बताना छोड़ दे। इशारों में हाले दिल बताना छोड़ दे। और न कर बात मुझसे बेशक तू, न कर बात मुझसे बेशक तू, बस किताबों पे मेरा नाम लिख लिख के मिटाना छोड़ दे, बस किताबों पे मेरा नाम लिख लिख के मिटाना छोड़ दे। और मुझ सुनकर आवाज मेरी झरों को तितवाना छोड़ दे। या अब ये उपमान शायद मेले हो गए, मैंने भी हिंदी साहित्य में पढ़ा है कि देवता के पूछ कर गए थे। तो फिर मैंने लिख दिया तो बात कि सुनकर आवाज मेरी झरों, अब कहाँ झरों पे और कौन आएगा, ये सब फालतू की बात है। तो फिर भी मैंने लिखा है, आपको सुनना है कि सुनकर आवाज मेरी झरों को तितवाना छोड़ दे और ये दोस्तों को मेरे किस्से सुनाना छोड़ दे। क्यों अपनी सहेलियों से बात करती हो कि वो ऐसे ऐसे दोस्तों को मेरे किस्से सुनाना छोड़ दे। आखिरी लाइन पे बिल्कुल मैं आप लोगों से बोल चाहूंगा कि खुदा कर सके ये किस्सा आसान है, क्योंकि अब तुम लोगों के बस की बात बची नहीं है, आगे की बात हो गई। तो खुदा कर सके ये किस्सा आसान है, तो या तो तुम मेरी हो जा या फिर मुझे अपना बताना छोड़ दे। मेरे पास में मतलब ऐसी कोई क्लासिफाइड नहीं है जो जब याद आ जाती है। समस्या ये है कि मैं कई बार मंच पे जाऊं, पहले जाता नहीं था, घसीटा जाता था और ले जाया जाता था जबरदस्ती। तो फिर वहां से जब आप सुनाते रहे तो रिपीट हो जाती, तो फिर वो सब चीजें यहाँ हो जाती है। और वहां पे क्या होता है कि आपको टाइम भी कम दिया जाता है। और मंच पे जाने का मेरे साथ प्लस पॉइंट ये रहा कि मैंने कभी कविता लर्न से पैसे की कोई ऐसी गुंजाइश रखी नहीं। तो जो लोग आयोजक होते हैं वो यही सोचते हैं कि फ्री में कौन व्यक्ति टाइम पास कर सकता है, इसको बुलाओ। तो इसीलिए आपको बुला लिया जाता है। बाकी अगर किसी बड़े व्यक्ति से आप संपर्क साधो तो उनके लिए एक वन लिफाफा होता है जिसमें पता नहीं कितनी संख्या में नोट रखे जाते हैं। तो वो सब चीजें थोड़ी तकलीफ हो जाती है। एक और कविता है जो वास्तव में मुझे भी अच्छी लगती है, शायद आप लोगों को भी लगेगी। मुझे कॉलेज लाइफ में था तो वहां पे लोगों ने 2-2 साल तक फेसबुक और व्हाट्सएप पे उसके शीर्षक को स्टेटस बनाए रखा। मतलब इतना जड़ हो गया उसका स्टेटस, लोग कहने लगे कि भाई अब बदल जाओ तुम, अब ये इन चीजों से काम नहीं चलेगा और बदलना ही पड़ेगा। उसका शीर्षक है तू दूर भी है तू पास भी है, तेरे होने का एहसास भी है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि उस अंतरे में ये लाइन बहुत बार रिपीट होगी कि फिर क्यों तू दूर भी है तू पास भी है, तेरे होने का एहसास भी है। तो अगर ये जहाँ पर ये लाइन रिपीट होगी, मैं चाहता हूँ सामूहिक रूप से आप लोग उसको दोहराएं, तो कविता का बहुत अच्छा आनंद ले पाएंगे आप लोग। तो मैं शुरू करता हूँ इस कविता को। ये भी श्रृंगार है, वैसे बहुत सारी चीजें श्रृंगार के साथ में मैं आपको कुछ और चीजें भी सुनाऊंगा। तो मतलब क्या है कि हम लोग युवा है, युवा ऊर्जा का एक रूप है। तो
जरूरी है कि उसके पसंदीदा विषय भी रखे जाए, इसलिए हालांकि मैं गरिमा में तरीके से सुना रहा हूँ ऐसे कुछ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुनिए इस कविता को, और इसमें कोई तरन्नुम नहीं है, मतलब सिंपल एक अच्छी कविता है, आप सुनिए। तो दूर भी है तो पास भी है, तेरे होने का सा एहसास भी। तो दूर भी है तो पास भी है, तेरे होने का सा एहसास भी। तो दुआ मेरी तो रजा मेरी, हर लम्हा ख्याल तेरा मेरे साथ भी। रोती की सुबह देखकर चेहरा तेरा, व्हाट्सएप पे मैसेज देख के, रोती की सुबह देखकर चेहरा तेरा, उन होठों की हंसी याद आज भी है। और जिंदगी कल भी थी तुम मेरी, आज भी हो और सलामत है, बस यही मन्नत है आज भी। तो फिर तो दूर भी है तो पास भी है। अगले पर हम चलते हैं कि गमों की उदासी जब भी तुझ पे छाती थी, गमों की उदासी जब भी तुझ पे छाती थी, दर्द तो होता ही था और जहन से सिसकियां भी निकल आती थी। आप खेती में थी, देखो कि वहां दर्द हो रहा है या सिसकियां निकल रही हैं। मतलब ये एक प्रेम और श्रृंगार में ये चीज होती है, इसे महसूस किया जाता है। इसके लिए कोई आपको साधन और संसाधन की जरूरत नहीं होती है, ये केवल और केवल एक भाव होता है जिसको आप कहीं बैठे 200 दूर से महसूस कर सकते हो। तो दीदार मेरा आंखों से दिल तक उतर जाता था, फिर जब भी बंद होती थी बल्कि तेरा ही चेहरा नजर आता था। सॉरी, मैं गम वाला अंतर सुना रहा था आपको। गमों की उदासी जब भी तुम पे छाती थी, और दर्द तो होता ही था, जहन से सिसकियां अपनी निकल जाती थी। तेरी सांसों में वो कसक आज भी, क्यों तू दूर भी है तो पास भी है, होने का एहसास। और दीदार तेरा आंखों से दिल तक उतर जाता था, और जब भी बंद होती थी बल्कि तेरा ही चेहरा नजर आता था। दीदार तेरा आंखों से दिल तक उतर जाता था, और जब भी बंद होती थी बल्कि तेरा ही चेहरा नजर आता था। तेरी सांसों में वो आज भी, तो क्यों और हम कई बार सोचते हैं कि अब मैं ब्रेकअप कर लूंगा और फिर अब आगे से कुछ नहीं होगा, फिर उसके बाद में तो उससे अगला अंतरा यही से थोड़ा सा संदेश लेता है कि सोचा जब भी दूर जाने का तुझसे बहुत टूट सा जाता था, सोचा दूर जाने का जब भी तुझसे बहुत टूट सा जाता था, बेचैनियां बढ़ जाती थी और दिल जोर से रोने लग जाता था। सोचा जब भी दूर जाने का तुझसे बहुत टूट सा जाता था, बेचैनियां बढ़ जाती थी और दिल जोर से रोने लग जाता था। तुझे पाने की वो चाहत मुझे आज भी, फिर क्यों दूर भी है पास भी है, रोने का एहसास भी। इसके और वो चार अंतर मतलब धीरे धीरे आ रहे हैं, वो इनविट हुआ है कि जहां से भी ज्यादा अपनी चाहता हूं तुझे। अब आप देखो प्यार को साबित करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है आपको, मतलब जैसे यूपीएससी में आप मेंस में पूरी तरह साबित कर लेते हो, वैसे यहाँ भी आपको करना है। और उसके बाद हो गया फिर इंटरव्यू भी रहता है, उसका घर वालों से मिलना होता है, फिर वो इंटरव्यू रहता है साक्षात्कार। तो जहां से भी ज्यादा अपनी चाहता हूं तुझे, ये एहसास हर पल दिलाता था, और बनाकर जिंदगानी तुझे पागलों सा प्यार देता था। जहां से भी ज्यादा अपनी चाहता हूं तुझे, ये एहसास हर पल दिलाता था, और बनाकर जिंदगानी तुझे पागलों सा प्यार जताता था। ना बना पाया अपना तुझे। आप देखो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप नहीं निकल पा रहे हो, कोई बात सेकंड में नहीं, लेकिन पंचवंशी उनमें नहीं होनी चाहिए, ये की बात हो जाती थोड़ी सी कि ना बना पाया अपना तुझे, बेगाना ये जो लाज भी है। तो फिर चलो, तो फिर क्या होता है कि कई बार हम रो भी देते हैं, थोड़े लोग भी तो नहीं हो रही मतलब मुझे लगा बहुत सारे और कैंडिडेट्स थे अभी आप, तो मैं इसके दो अंतर आपको सुना देता हूँ छोटे छोटे से। लास्ट में हम इसमें मैंने एक अंतर लिखा है कि छोड़कर जा रहा हूँ उसे जिसे मेरी कोई कदर ही नहीं है, छोड़कर जा रहा हूँ उसे जिसे मेरी कोई कदर ही नहीं है। ड्रॉप आउट प्लान अपन ने अपना लिया है, तो छोड़कर जा रहा हूँ उसे जिसे मेरी कोई कदर ही नहीं है, और सारी खुशियां लुटा दी उस पर जिसकी उसे कोई फिक्र ही नहीं है। और मेरी राहों में वो वीरानियां आज भी है। तो फिर होने का अब यहाँ से थोड़ा सा सख्त हो जाते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं। फिर अब थोड़ा पैटर्न चेंज होता है कविता का, और नए जिन्हों में आ जाती है एक आत्मविश्वास की किरण उसको दिखती है, और फिर वो डिसाइड करता है कि न मरना है न डरना है, बस मुझे कुछ करना है, न रोना है न खोना है, बस मुझे होशियार होना है, न किसी से कुछ लेना है न किसी को कुछ देना है, मुझे बस अपनों में ही खुश रहना है। न दिल में प्यार है न दिल किसी के लिए बेकरार है, मुझे अपनी जिंदगी के सफर को अकेले ही तय करना है।
तो अब तो दूर रहता तो दूर ही है। मोहब्बत की तुझसे मेरा कसूर ही है, बिछड़ना था हमें लगता है दुनिया का दस्तूर ही है। तो सुनना पाया पर तू हाँ मिली, बस तेरे दिल पे मेरा प्यार ना मंजूर है। तो दूर रहते दूर ही है, तो दूर रहते